बच्चा 11 रुद्र इज बैक। कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी के लिए अरेंजमेंट होना था और मीटिंग के बाद तय किया गया कि अब स्टूडेंट्स को आगे के लेक्चरर्स से छुट्टी मिल जाएगी। पिक्चर्स चाहते हैं तो रख सकते हैं, तो घर जा सकते हैं। और ईशान दूसरी कैटेगरी वाला इंसान था। वह घर जाकर अपने प्यारे छोटे भतीजे के साथ खेलना चाहता था, इसलिए जैसे ही उसे मौका तुरंत जल्दी निकल गया। आते समय उसने अपनी बहन की फेवरेट आइसक्रीम भी ले ली। गाना गुनगुनाते हुए और आइसक्रीम हाथ में लिए निशान सीढ़ियां चल रहा था। तभी अचानक से एक जोरदार हवा के झोंके की वजह से वह डिसबैलेंस हो जाता है और रेलिंग पकड़कर खुद को किसी तरह से संभालता है। अभी उसने खुद को संभालना ही था कि अचानक से उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। रेलिंग को कस के पकड़ के किसी तरह से ऊपर जाता है। उसके मन में जो सबसे पहला ख्याल होता है वह उसकी बहन का और उसके छोटे बच्चों का होता है। आखिर वह दोनों घर में अकेले जो थे। जल्दी से अंदर जाकर के ईशान देखता है तो पूरा घर खाली रहता है। हड़बड़ा का ईशान फटाक से उसे कमरे में जाता है जहां पर इस समय रोशनी रह रही थी। कमरे का दरवाजा खुलता है और जोर से बोलता है, रोशनी। लेकिन मैं तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है। उसके सामने उसकी बहन अपने बेटे के साथ बेड पर आराम से सो रही थी। ओलंपिक रेस में जितना तेज शायद हुसैन बोल्ट नहीं भागता होगा, उतना तेज भाग कर आए ईशान की तो हालत ऐसी हो जाती है कि दरवाजे से लड़कर वहीं बैठ जाता है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए लंबे गहरी सांस लेता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका फेफड़ा ही बाहर आ जाएगा। उठ जा ईशान, चल रहा, धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं और खाना बना ले, वरना तेरी बीवी आएगी तो वह भी डंडे मारेगी। बहन के सामने इज्जत गंवानी है क्या? इसी के साथ ईशान मल्होत्रा अपना सामान अपने कमरे में रखे कपड़े बदल के किचन में आकर खड़े हो जाते हैं और वह चीज़ बनाते हैं जिसे बनाना उन्हें सबसे अच्छी तरह से आता था, 3 पैकेट मैगी। ईशान अपनी बनाई हुई डिश की खुशबू लेते हुए कहता है, कौन प्याज, कैप्सिकम, गाजर और तरह तरह की सब्जियां डालकर मैगी बनाने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद मस्त सी आइसक्रीम, बहुत अच्छे ईशान। अभी सिर्फ ईशान अपनी तारीफ कर ही रहा था, कितनी देर में दरवाजे पर किसी की खटखटाना की आवाज आती है। जब वह जाकर खोलकर देखा है तो उसकी प्यारी पत्नी थक हार कर खड़ी होती है। उसके हाथ में कई सारे सामान होता है। मेरा ईशान को सामान थमते हुए अंदर आती है और फिर वही रखे एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठ जाती है और पानी पीते हुए कहती है, आज मेरे बॉस की किसी अमेरिकन क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग थी और वह सक्सेसफुल हुई, इसीलिए उन्होंने सबको पार्टी दी और मैं कोई बहाना बनाकर बुखार आ गई। आखिर इतने दिन के बाद थोड़ी जल्दी छुट्टी मिली है, कुछ तो इस्तेमाल करना ही था ना। और फिर मैं तो एक छोटी सी एम्प्लॉय हूँ, मेरे ना रहने या रहने से क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, ईशान अपनी प्यारी पत्नी के कंधे दबाते हुए कहता है, अरे तुम्हें अपना मूड खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बनाया खाना, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ चॉकलेट वाली आइसक्रीम। मीरा हंसते हुए अपना सर ऊपर करके ईशान को देखते और कहती है, मैगी बनाई है? उद्धरण चिन्ह मुंह बनाते हुए कहता है, हंसो मत, मैगी में बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है। उसके इतना कहते ही मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। उन दोनों के बीच हो रहे हैं इंटरेक्शन को अपने कमरे से देख रही रोशनी ख्यालों में खोई रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि उन दोनों भाई बहनों को मैगी कितनी पसंद थी। कॉलेज के टाइम पर जब वह लोग हॉस्टल में रहते थे तब सबसे ज़्यादा जो चीज़ वह लोग बनाते थे वह मैगी ही थी। रुद्र और ईशान एक साथ एक ही ईयर में थे, हालांकि उन दोनों के बीच पत्ती नहीं थी लेकिन कोई दुश्मनी भी नहीं थी और रोशनी इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा कनेक्शन। भले ही रुद्र रोशनी को पसंद न करे लेकिन रोशनी रुद्र के आगे पीछे घुमा करती थी। एक दिन वैसे ही दोपहर में अपनी क्लास खत्म करके रोशनी जल्दी से अपने हॉस्टल रूम में जाकर रुद्र के लिए लंच बना रही थी, क्योंकि उसके भाई के लिए लंच तो उसकी भाभी लेकर ही गई थी और उन्होंने कहा था कि वह आज डेट पर जाएंगे। उनकी बात सुनकर रोशनी का भी मन था डेट पर जाने का, लेकिन रुद्र जैसे इंसान को सामने से डेट के लिए पूछना थोड़ा मुश्किल काम था, इसलिए उसने खुद की डेट करने की सोच ले। और जो चीज़ उसने डेट के खाने के तौर पर बनाई थी वो मैगी थी। रुद्र उत्सव में गार्डन एरिया में मौजूद एक पेड़ के नीचे कोई किताब पढ़ रहा था। उसके सामने अच्छे से तैयार होकर वह जाकर खड़ी हो गई और उसके आगे टिफिन बॉक्स बढ़ाते हुए बड़े प्यार से उसने कहा था, तुम्हारे लिए मैंने लंच बनाया है। उसकी बात सुनकर भी रुद्र ने उसे अनसुना कर दिया और किताब भी पढ़ता रहा था। एक नज़र उठाकर नहीं देखी थी, लेकिन वह तो बचपन से ही ऐसी थी। इतने इनडायरेक्ट ना के बाद भी उसने उसे अनदेखा कर दिया और वहीं बैठ गए और बार बार रुद्र को फोर्स करती रहती, उससे बातें करने की कोशिश करती। आखिर में रुद्र उसे एक ही बात कहकर उठकर वहां से चला गया, अनहेल्दी खाना मैं नहीं खाता। उसे टाइम पर वह कितना ज़्यादा उदास हुई थी, तब उसे खाना बनाने थोड़ी ना आता था। आखिर में दुखी होकर के उसने वह मैगी लंच बॉक्स के साथ कैंटीन वाली आंटी को दे दिया था जिसे उसकी अच्छी दोस्ती थी।
Isake bada yüzüm kolejimem hay extra time nakala kara cooking a classe salithi jisimem sefa dieta fuda hay nahim balki kai alaga taraha ki kusina ora differenta tapesa ofa dizaza banani siki thi yahasoka karak ki sayada taba rudra usaka kana ki। पर अफसोस की बात तो ये थी कि आज तक वह दिन कभी नहीं आया था जिस दिन रूद ने उसका बनाया खाना चखा भी हो। रात में सबके साथ खाना पीना खाने के बाद मीरा और ईशान तो सोने चले गए थे, लेकिन रोशनी की नींद रात को 1 बजे खुल जाती है और वह बाहर आकर के बालकनी में खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। जैसे जैसे रोशनी ध्यान लगा रही होती है उसके इर्द गिर्द काला धुआं और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अचानक से उसके अंदर से वह काला धुआं निकलकर सामने इस प्रेत आत्मा का रूप ले लेता है जो सुबह आग में जल रही थी। बस अब वह प्रेत आत्मा जल नहीं रही होती है, हालांकि उसके शरीर पर वह जलन के निशान साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। रोशनी अपनी आंखें खोलता है तो उसे घूर रही हो प्रेत आत्मा तुरंत अपनी आंखें नीचे करके बड़ी ही धीमी आवाज में रहती है, मालिक। रोशनी ने शुरू को अपने अंदर कैद कर लिया था, आखिर वो खुद भी तो पूरी इंसान नहीं थी, इसके साथ साथ इस रोग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, तो उसके लिए ये सब बाएं हाथ का खेलते अपने सामने मौजूद स्प्राइट आत्मा को खाली आंखों से देखते हुए रोशनी धीरे धीरे कहती है। दिल्ली नेशनल हाईवे से एक ट्रक इस समय मल्होत्रा बंगले की तरफ बढ़ रहा है और इसी समय तन्वी सिंघानिया आकृति मल्होत्रा के साथ क्लब हाउस पार्टी के लिए गई है। जाओ जाकर ट्रक पर नजर रखो, उसे ट्रक के अंदर एक ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स है, उसमें जो सामान है मुझे वह चाहिए, और उसके बाद क्लब हाउस के पीछे वाले गोदाम में आना। इतना कहकर रोशनी पीछे मुड़कर वापस अंदर जाने लगती है। वहां खड़ी हो प्रेत आत्मा बड़ी ही धीमी में आवाज में कहती है, आप उस तन्वी की मदद करने वाले हैं। वह बात सुनकर रोशनी हल्का सा हंसती और कहती है, मदद का तो पता नहीं, लेकिन वहां जो होने वाला है वह देखने में बड़ा मजा आएगा। आज तक आकृति के लिए तन्वी जो मेरे साथ किया है उन सब का अंजाम तुमसे बहुत नहीं होगा ना। रोशनी की बात सुनकर उसे आत्मा के चेहरे पर जो हंसी होती है उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहीं रोशनी इस बात से भी अनजान होती है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर इस समय एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ है और उसके अंदर वही इंसान बैठा है जिसके आने की उम्मीद उसे कभी नहीं थी, उसका अपना प्यार पति। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इस समय विप टर्मिनल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया होता है। ऑनलाइन से 10-15 बॉडीगार्ड उसे टर्मिनल के दोनों तरफ मौजूद होते हैं। टर्मिनल के गेट के सामने मौजूद रोल्स रॉयस के अंदर ड्राइविंग सीट पर मोहित बैठा रहता है और अपने प्यारे बॉस के आने का इंतजार कर रहा होता है। रुद्र टर्मिनल से होते हुए गाड़ी में बैठता है और जो पहले शब्द कहता है वह होते हैं, ईशान के घर चलो। 12 तन्वी की किडनैपिंग। रुद्र इस समय अपनी आंखें बंद करके गाड़ी के बैक सीट पर बैठा होता है। फ्लाइट की थकान और कंटिन्यूअस 3 दिन तक जागने के कारण उसकी आंख के नीचे मौजूद डार्क सर्कल्स को ज्यादा ही गहरी हो गए होते हैं। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ झलक रही होती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले होते हैं। आगे गाड़ी चला रहा हूँ मोहित सीधा ईशान के घर के एड्रेस की तरफ बढ़ रहा होता है जो कि उसने अपने जीपीएस में फिट किया होता है। उसे यह एरिया ठीक से पता नहीं होता है और फिर ऐसा रोज रोज थोड़ी ना होता है कि रोल्स रॉयस चलने वाला इंसान एक मोहल्ले में ड्राइव इन कर रहा हूँ, इसीलिए उसे इधर उधर देखकर लैंडमार्क्स के जरिए रास्ता खोजना पड़ता है। ऐसे ही इधर उधर देख रहे हैं मोहित का ध्यान एक ऑटो पर जाता है और उसके अंदर मौजूद इंसान को देखकर के वह दंग रह जाता है और उसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, मैडम इतनी रात को। उद्धरण चिन्ह। मोहित की बात सुनकर पीछे बैठे रुद्र की आंखें अपनी आप खुल जाती है। वह मोहित की नजरों को फॉलो करते हुए फोटो की तरफ देखा है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस में 1 मिनट के लिए चेंज आता है, फिर सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है और वह बस एक ही बात करता है, फॉलो करो। मोहित तुरंत रुद्र की बात समझ जाता है और अपनी गाड़ी घुमा करके उसे ऑटो को फॉलो करने लगता है। इसके साथ साथ रोज अपने पॉकेट में से फोन निकाल कर कुछ टाइप कर कर किसी को मैसेज करता है, तो उसके पीछे चल रही 6 गाड़ियों में से 4 गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं और बस एक गाड़ी उनके साथ जाती है और दूसरी गाड़ी किसी दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है। करीब आधे घंटे ऐसे ही चल रहा होता है, फिर वह लोग एक क्लब के बाहर आकर रुकते हैं। इस समय रात के 1:30 बजे बज रहे होते हैं। रोशनी ऑटो वाले को पैसे देकर के सीधा क्लब के ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठे मोहित के पसीने छूट गए होते हैं, वह भी तब जब ऐसी 16 पर होता है। उसके पीछे बैठा उसका बस अपनी जलती हुई नजरों से इस समय अपनी पत्नी को देख रहा होता है, जिसने अभी कुछ समय पहले उन्हें डिवोर्स का मैसेज भेजो होता है और अब उनके 10 दिन पहले हुए बेटे को छोड़कर के वह यहाँ पर क्लब में होती है। ये राजा और रानी के बीच में मुझे जैसे सिपाही को क्यों छोड़ दिया भगवान, ये दोनों तो आपस में लड़ाई रहे, कहीं मेरी बलि ना चढ़ जाए। अभी बेचारा मोहित अपने भगवान को बना ही रहा होता है उसकी कुंडली बदलने के लिए। क्या अचानक से रुद्र पीछे का दरवाजा खुलता है और क्लब की तरफ जाने लगता है। मजबूर होकर के मोहित को भी रुद्र के पीछे पीछे जाना पड़ता है।
उनके साथ आए बॉडीगार्ड्स भी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के उन दोनों को फॉलो करने लगते हैं, लेकिन रुद्र एक जगह पर रुक जाता है और पीछे घूमकर उनसे कहता है, स्टे एंड वॉच। उसकी बात सुनकर बॉडीगार्ड का लीडर मानव अपना सर हमें हिलता है, वहीं रुक जाता है। रुद्र मोहित के साथ क्लब के अंदर जाता है। क्लब में मौजूद सभी लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली रुद्र की तरह हो जाता है। कई लोग तो उसे पहचान भी गए होते हैं और जो लोग नहीं पहचान रहे होते हैं वह उसकी हैंडसम चेहरे को देख रहे होते हैं। दो लड़कियां आपस में तेजी से बात करते हुए कहती है, यार यह कौन है भाई, अरे यहाँ कैसे आ गया? सच में सच कह रही है तू, अगर ऐसा इंसान मुझे मिल जाए ना तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। सभी लोग आपस में बुदबुदा रहे होते हैं। वही रुद्रा उसे क्लब में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ा करके अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है, जो उसे वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। कुछ सोचकर वह फिर क्लब से बाहर निकल जाता है और क्लब के चारों तरफ देखने लगता है। मोहित परेशानी के साथ रुद्र के पीछे जाते जाते सोचता है, ये कर बाहर क्यों जा रहे हैं, मैडम तो क्लब में आई थी ना। लेकिन उसके अंदर इस समय गुस्से में इधर उधर ढूंढ रहे रुद्र को यह सवाल पूछने की हिम्मत होती ही नहीं है। वही रुद्र उसके पीछे है। इस बात से अनजान रोशनी क्लब के पीछे मौजूद कपड़े की दुकान की गोदाम की शटर को हल्का सा खोल करके उसके अंदर जाती है। इस समय वह यहाँ पर आई होती है, इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। अपने बेटे को भी और सुरक्षा ताबीज पहनाकर आई होती है, जिससे न सिर्फ उसकी नींद नहीं टूटेगी बल्कि उसे पर कोई खतरा भी नहीं आएगा। रोशनी वही बड़े से पानी के धर्म के पीछे छुप जाती है और सामने हो रहे तमाशा को देख रही होती है, जहां पर तीन आदमी एक बेहोश पड़ी लड़की के चारों तरफ एक गोल बनाकर बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे से कहता है, यार क्या माल है, नहीं मतलब मैं आज से पहले बहुत लोगों को लूटा है, बहुत लड़कियां देखी है, लेकिन इसके जैसी कोई नहीं देखी। अरे तो यह कोई ऐसा वैसा माल थोड़ी ना है, इम्पोर्टेड है इम्पोर्टेड, ये सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी है। तीसरा आदमी थोड़ी परेशानी के साथ कहता है, तुम लोगों को नहीं लगता कि इस बार थोड़ा ज्यादा हो क्या, कहीं हम लोग फंस न जाए इन सब में? पहला आदमी अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे तुम बस माल के मजे उठा, बाकी सब मैडम पर छोड़ दे। आज तक न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है, और इससे पहले क्या छोटे मोटे घर की लड़कियां होती थी, वह भी बड़े घर की होती थी, लेकिन मैडम सब संभाल लेती थी, इस बार भी वही संभालेंगे। तीसरा आदमी इस बार हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तू ठीक ही कह रहा है, लेकिन यार माल का मजा तब तक नहीं आता जब तक कि यह मुर्गी छटपटाए ना, ऐसी बेहोश हालत में इसे कैसे खाएंगे? उसकी बात पर बाकी दोनों अपना सर हमें हिलते हैं। पहले वाला आदमी आगे जाकर के एक बोतल में मौजूद शराब को उठना है और उसे तन्वी के चेहरे पर दे मारता है। बेहोशी की दवा के कारण इस समय बेहोश तन्वी शराब के चेहरे पर लगता ही आंखों में जलन के कारण उठकर अपने चेहरे को हल्का सा सहलाते हुए कहती है, कौन है, किसने मारा? इतने में पहला आदमी नीचे बैठ करके तन्वी की ड्रेस के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके चेहरे के एकदम सामने आकर अपनी सांस छोड़ते हुए कहता है, तेरा होने वाला आशिक जाने मन। एक अनजान आदमी की आवाज़ सुनकर के तन्वी की आंखें तुरंत खुल जाती है। इस समय अपने आंखों में हो रही जलन से ज़्यादा उसे शराब की गंदी बदबू परेशान कर रही होती है, जो कि उसे आदमी के मुंह से आ रही होती है। अपने दोनों हाथ उठाकर उसे आदमी को धक्का मारते हुए खुद से दूर करके तन्वी उठ खड़ी होती है और उनकी तरफ उंगलियां दिखाते हुए कहती है, तुम सब कौन हो? तुम्हें पता भी है तुमने कैसे किडनैप करने की कोशिश की है? तन्वी सिंघानिया हूँ मैं, दिल्ली तो क्या पूरे इंडिया में किसी में दम नहीं है कि मुझे छू सके। तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अचानक से धक्का मारे जाने के कारण वह आदमी थोड़ा पीछे हो जाता है। उसके दोस्तों को गुस्सा आ जाता है और उनमें वह दूसरा आदमी आगे बढ़कर तन्वी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, यहाँ पर कोई तेरे बाप का नौकर नहीं बैठा है जो तेरी धमकियों से डर जाएगा। तू आज के लिए हमारी है, कल चाहे तो जो भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अचानक से थप्पड़ पड़ने के कारण तन्वी नीचे गिर जाती है। तीसरा आदमी टूटी हुई शराब की बोतल के टुकड़े उसे जगह पर फेंकते हुए तन्वी को उसके बालों से खींचकर उसे जगह तक घसीटते हुए उधर धक्का मारते हुए कहता है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को धक्का मारने की? अगर तू आकृति मैडम के काम के नहीं होती तो तुझे पहले ही सबक सिखा दिया होता है। उन तीनों आदमियों ने इस समय शराब पी होती है, उन्हें बिल्कुल विश नहीं होता है कि वह किसके साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। वही आकृति का नाम सुन करके तन्वी इतना ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एक सेकंड के लिए तो उसे थप्पड़ का भी दर्द महसूस नहीं हो रहा होता। वही दम के पीछे छुपी रोशनी यह सब कुछ खुली आंखों से देख रही होती है। उसकी नज़रें इस समय तन्वी पर होती है, जो खून से लथपथ होती है, मदद के लिए गुहार लगा रही होती है। उन तीनों में से तीसरा आदमी आगे बढ़कर के चर्बी की पार्टी जैकेट को उसकी जिससे उतर कर दूसरी तरफ फेंक देता है और धीरे धीरे उसके कपड़े खोल रहा होता है। पूरी ताकत से उसे आदमी को अपने से दूर करने की कोशिश कर रही तन्वी को इस समय जिस दर्द और दुख का एहसास हो रहा होता है, रोशनी अच्छे से लग रही होती है।
वही जो बात से पता नहीं होती वही ये होती है कि अपने बॉडीगार्ड से मोहित के साथ रुद्र इस समय इस तरफ बढ़ रहा होता है। 13 तन्वी का रेप। तन्वी की हालत इस समय को ज्यादा ही खराब रहती है। दो गुंडे उसके कपड़े खींच रहे होते हैं। उसके बदन से तन्वी अपने दोनों हाथ आगे बढ़कर हाथ पैर झटकते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। इस समय अगर वह किसी चीज की सबसे ज्यादा खुश रही होती है तो वह आकृति के साथ उसकी पहली मुलाकात होती है। उसका वह बुद्धू दिमाग होता है जिसे एक कट्टर दुश्मन में दोस्त देख लिया। वहीं दूसरी तरफ ईशा अपने सामने तड़पती हुई तन्वी को देख करके आखिरकार अपने दिल में कुछ महसूस कर एकती है, एक ऐसे जज्बात जो महसूस नहीं करना चाहते थे इंसानियत। 20 साल की तन्वी के अंदर रोशनी खुद को देख रही होती है, कैसी हो छटपटा रही होती है खुद को बचाने के लिए, लेकिन ये दुनिया और इसमें मौजूद उसके अपने ही उसे धोखा देते हैं। जिस तरह से तन्वी को आकृति पर इतना यकीन था उसी तरह से तो उसे भी था। जिस तरह से अभी तन्वी की यकीन के चकनाचूर होने की आवाज़ पुस्तक पहुंची थी, ऐसी आवाज़ उसने भी सुनी थी। आखिरकार जब तन्वी में खुद को महसूस करती है तो उससे रहा नहीं जाता और वह तुरंत उसे जगह से बाहर निकलती है और वहीं पास में रखे एक डंडे को उठाते हुए उनकी तरफ भागने लगती है। इस समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, उसके साथ जो भी हुआ वह इतना मैटर नहीं करता जितना यह बात मैटर करती है कि वह तन्वी को कुछ नहीं होने देगी। वह नहीं जानती कि उसके इस हरकत के बाद तन्वी उससे पहले के ही तरह नफरत करेगी या नहीं, पर इस समय अगर उसने तन्वी का रेप होने दिया तो यह उसी की हार होगी। रोशनी अपना डंडा जोर से घूमती है और तन्वी के कपड़ों पर जी गुंडे के हाथ मौजूद थे सीधा उसके सर पर मारती है। सर पर इतनी जोरदार हमले के बाद वह आदमी अपना सर पकड़ कर वहीं बेहोश हो जाता है। बाकी दो भी हैरानी के साथ इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखने लगते हैं जो आते ही उन पर डंडों की बारिश कर रहा होता है। वही तन्वी जो अब तक तड़प रही होती है, अपने सर को जिसने अपने हाथों से ढका होता है, वह अपना चेहरा उठा करके सामने मौजूद रोशनी को जब देखी है तो एकदम हैरान रह जाती है। बहुत लोगों को उसकी मदद करने के लिए उसने इमेजिन किया था, उसके भाइयों को क्या शायद आकृति हो जो एंड मूवमेंट पर अपना प्लान कैंसिल कर दे, लेकिन उसकी मदद के लिए वह इंसान आता है जिसके बारे में उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। वह देखी है किस तरह से रोशनी अपना डंडा उठा करके बाकी दो लोगों को मार रही होती है। ये सब देखकर पहले से ही रो रही तन्वी की आंखें और भी ज्यादा ना हो जाती है और वह और तेजी से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे कटे आदमियों से लड़ रही रोशनी पहले वाले गुंडे को तेजी से डंडों से मार रही होती है। इस विश्व पीछे नहीं देख पाती कि एक शराब की टूटी हुई बोतल लिए खड़े दूसरा गुंडा उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा है। उसे बोतल को लिए वह सीधा रोशनी पर हमला करता है, लेकिन ये सब अपनी धुंधली आंखों से देख रही तन्वी तुरंत अपने पैरों को उठा करके बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ती है और उसे आदमी को एक लात मारती है। उसे आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सामने की तरफ गिरने लगता है, जिस वजह से उसका निशान छूट जाता है और वह बोतल सीधा रोशनी के हाथ पर लगती है। लेकिन अपनी चोट को नज़रअंदाज करते हुए रोशनी इस बार खुद पर हो रहे हमलों से खुद को बचाते हुए अपनी लोहे वाली रोड उठाकर दूसरे गुंडे के सर पर जोर से मारती है। इतना जोरदार हमला होता है कि उसके सर पर एक बहुत गहरी चोट बन जाती है और उस जहर जहर करके खून बहने लगता है। कुछ खून के चित्र इस समय रोशनी के चेहरे पर भी होते हैं और उसके हाथों में डंडा होता है जो कर तन्वी के पर मरने की वजह से इस समय जमीन में गिरकर कह रहा होता। वही ये सब देखकर डर जाता है। उसके दोनों साथी खून में लटपट होते हैं। भाई पता नहीं कहां से एक पागलों की तरह हरकतें करती हुई औरत उन सब पर हमला करने लगती है। वह अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। उसकी बात सुनकर रोशनी तन्वी की तरफ देखती है जिसने अपने शरीर में बचा हुआ आखिरी कतरा भी इस्तेमाल करके रोशनी को बचाया होता है और इस समय धीमी धीमी सांस ले रही होती है और फिर आगे बढ़कर उसे गिड़गिड़ाते हुए आदमी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपने डंडे से इसका चेहरा उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए रोशनी कहती है, जिस दिन एक आदमी के मन में यह वह हो जाता है, खुद पर अहंकार हो जाता है, उसे दिन भी वह आदमी मर जाता है तो एक जिंदा लाश हो जिसमें चंद कागज के टुकड़ों के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचा, उसे जिंदगी भर का कलंक उठा देने के लिए छोड़ दिया। और तुम्हें तो पता ही है कि एक लास्ट का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये बात कहते हुए रोशनी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी आवाज़ भी भारी हो गई होती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे होते हैं और वह अपने डंडे को लेकर जोर से उसे आदमी के पेट पर मरती है। वह डंडा उसे आदमी के पेट के आर पार चला गया होता है। रोशनी लंबी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है कि तभी उसे इस गोदाम की तरफ बढ़ रहे हैं उन कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह तुरंत रोशनी की तरफ घूमती है। उसकी हालत देखकर उसे एक बात का तो अंदाजा लग ही गया होता है
कि इस समय किसी बाहरी इंसान का उन्हें देखना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए वह तन्वी के दोनों हाथ पकड़कर उसे किसी तरह से खींचते हुए गोदाम के पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले जाती है। काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद वह लोग में रोड पर आते हैं। वहां पहुंचकर रोशनी तुरंत तन्वी के फोन से वीर को मैसेज करती है, भैया कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया है, मैं वह क्लब के बाहर वाले गोदाम के पीछे वाले रास्ते की गली में मौजूद हूँ, आई और मुझे बचा लीजिए प्लीज। इतना महसूस करने के बाद रोशनी तन्वी को वहीं लेट देती है और वहां से जाने लगती है कि तभी उसे तन्वी के कहराने की आवाज सुनाई देती है, प्ली जमू झे छो और दो। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर रोशनी बिना कोई एक्सप्रेशंस के लिए तन्वी के पास जाती है और उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए हल्के हाथों से उसके माथे को हल्की हल्की सहला रही होती है। इसी बीच तन्वी को शांति पहुंचने के लिए रोशनी कहती है, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। मानो जैसे तन्वी रोशनी के बाद समझ जाती है। तन्वी को सलाह करके रोशनी उसे वही फुटपाथ पर पड़े हुए छोड़कर के खुद एक गली पीछे जाकर छुप जाती है और वीर के आने का इंतजार करने लगती है। वह तसल्ली करना चाहते थे कि तन्वी सही सलामत वीर के पास पहुंची है या फिर नहीं। थोड़ी देर में उसे वहीं थोड़ी दूरी पर एक स्पोर्ट्स कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह अच्छे से समझ जाती है कि यह वीडियो योगा, क्योंकि सिर्फ वीर को ही भारत कर चलने का शौक था और पूरे शहर में या यूँ कहो तो शायद पूरी इंडिया में सबसे अच्छा भारत कर का कलेक्शन उसी का था। वीर तुरंत अपनी गाड़ी में से भागते हुए इधर उधर अपनी बहन को ढूंढने लगता है। उसके नाम की आवाज़ में लगने लगता है, तन्वी कहाँ पर है तू, तन्वी कुछ तो बोल। वीर का ध्यान तन्वी की तरफ खींचने के लिए रोशनी साइड में रखे पत्थर को उठाकर के सामने दीवार पर दे मरती है। पीछे कुछ आवाज सुनकर वीर पलट जाता है और वही पीछे की तरफ धीरे धीरे चलकर चेक करने लगता है। तभी उसके सामने उसकी बहन लगभग अधमरी हालत में फटे कपड़े और खून से सने हाथों के साथ बेहोश पड़ी होती है, जिसे देखकर वह तुरंत उसे तरफ दौड़ता है। तन्वी को अपनी गोद में उठा करके उसे उठाने की कोशिश करता है। तन्वी क्या हुआ, तुझे कैसे हुआ, तन्वी उठ जाना, कुछ तो बोल। लेकिन जब तन्वी को बुरी तरह से गुमसुम चुपसा देखा है, वह तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा करके अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। तन्वी को सही सलामत वीर के साथ जाता हुआ देख करके रोशनी लंबी गहरी सांसें और वापस अपने भाई के घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ इस समय उसे गोदाम के अंदर उन तीनों लाशों को चेक कर रहा मोहित उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वही थोड़ी दूरी पर यह सब देख रहे हैं रुद्र को जाकर के फॉर्मली इन्फॉर्म करता है। सारी जगह की अच्छे से चेकिंग करने के बाद हमें पता चला है कि इस जगह इन तीनों ने किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की थी। रुद्र के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वह उन तीनों की पड़ी हुई शरीर को देखते हैं और फिर पूछता है, और तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे हो। मोहित एक कपड़े के टुकड़े की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कपड़ा किसी लड़की की ड्रेस से फटा हुआ है। इसके साथ साथ बाहर की दुकान के सामने जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हिसाब से ये लोग एक लड़की को अपने कंधे 14 रुद्र एक चोर। अस्पताल के अंदर इस समय काफी तनाव का माहौल होता है। शायद 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ होता है जब रुद्र अपने फैमिली बिजनेस से रिलेटेड किसी अस्पताल में आया हूँ। अपनी पत्नी के एडमिट होने पर भी उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वह यहाँ पर आ सके। रुद्र गहरी आंखों से इस समय हॉस्पिटल बेड पर लेटी बहन की तरफ देख रहा होता है, जिसकी हालत इस समय इतनी ज्यादा खराब होती है कि वह अपने होश हो चुकी होती है। उसके गाल सूजन होते हैं सर थप्पड़ों के कारण, इसके साथ उसके हाथों पर गहरी चोट लगी होती है। शायद कांच देखने के कारण उसकी ऐसी हालत देखकर के रुद्र उसके बेड के पास मौजूद टेबल पर बैठे अपने भाई की तरफ देखा है। वहीं दूसरी तरफ वीर एकदम सावधान पोजीशन में बैठा रहता है, क्योंकि चाहे दुनिया के सामने वह वीर सिंघानिया हो, लेकिन अपने इस भाई के सामने तो वह गोलू के बेल बराबर है। जिस तरह से मंदिरों में मौजूद घटिया को कोई भी बाजार जाता है ना, उसी तरह से यहाँ वह कोई भी उसका ये भाई ही है जो हमेशा उसकी लगा देता है। और इस बार तो उसे इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, जब उसके दोनों बड़े भाई नहीं थे तब अपनी जिम्मेदारियां का नजरअंदाज में किया और उसकी बहन बस इज्जत लूटते लूटते बची है। वीर को चुपचाप देखकर रुद्र कहता है, मतलब तन्वी का रेप होते होते बच गया और तुम्हें कोई खबर ही नहीं मिली। तन्वी ने बेहोश होने से पहले तुम्हें मैसेज किया, जिस वजह से तुम किसी तरह से वहां पहुंच पाए हैं ना। दूसरी तरफ रुद्र के पीछे खड़ा मोहित तो बस अब शब्द ही गिन रहा होता है। अपने शब्दों को सोने से भी ज्यादा कीमत में तोड़ने वाले रुद्र के मुंह से एक साथ इतने सारे शब्द सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी गुस्सा और चिंता की लेवल का। रुद्र वीर की तरफ देखा है, अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, अब बताओ कहाँ देखा तुमने उसे। वीर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और रुद्र के सामने आकर कहता है, दरअसल हुआ कुछ ऐसा। इतना कहकर के वीर एक एक करके सारी बातें सीक्वेंस साइज बताते जाता है कि किस तरह से उसे तन्वी का मैसेज आता है। वह वहां जाता है तो तन्वी उसे जगह पर छपी हुई रहती है और भी बहुत सारी चीज।
पूरी बात सुनकर मोहित की आंखें चौड़ी हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा होता है। जिस तरह से वीर ने बताया, क्या इसका यह मतलब नहीं है कि या तो इसमें पूरा हाथ उसकी पत्नी का है, नहीं तो इसमें कोई भी हाथ उसकी पत्नी का नहीं है, बल्कि वह वहां पर तन्वी को बचाने गई थी। रुद्र बिना कुछ बोले हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकलता है और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहित भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन रुद्र ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर खुद उसे पर बैठता है और विंडो नीचे करके बस एक ही बात कहता है, स्टे एंड वॉच। उसकी बात सुनकर के पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल रहे हैं। मोहित के हाथ रुक जाते हैं और वह दरवाजा बंद करके फिर से सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। दिल्ली की सड़कों पर बड़ी ही तेजी से रुद्र की रोल्स रॉयस फैंटम दौड़ रही होती है। इस समय जब ट्रैफिक सबसे कम होता है तब लगभग 1 घंटा 25 मिनट लंबा रास्ता रुद्र की रफ्तार में वह सिर्फ 35 मिनट में ही पहुंच जाता है। ईशान की टूटे फूटे घर की बिल्डिंग के बाहर अपनी गाड़ी कंपाउंड में पार करके रुद्र अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पर गाड़ी से बाहर पर रखते ही उसे एक अजीब सी फीलिंग का एहसास होता है। एक ऐसी कृपा फीलिंग जिसे बयां करने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं होते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने इसे पहले ही भी महसूस किया है, पर कहाँ यह उसे याद नहीं आ रहा था। गाड़ी से बाहर निकालकर रुद्र आसमान में मौजूद आधे चांद को देखा है, जिसे अब अजीब सा लाल रंग अपना लिया होता है। इधर उधर देखकर रुद्र तुरंत सीढ़ियों से ईशान के फ्लोर पर चढ़ने लगता। आखिरकार उसके घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा रुद्र आसपास की चीज ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक चीज जो काफी आउट ऑफ प्लेस सकती है वह यहाँ का टेम्परेचर और हल्की हल्की धुंध। इस समय तो ठंड भी नहीं थी, फिर भी यह धुंध दूध को समझ में नहीं आ रही थी। वह अपना हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाना वाला होता है कि तभी उसे एक बात याद आती है, ईशान जैसा इंसान कभी भी किसी भी हालत में आज उसे रोशनी से मिलने नहीं देगा। रुद्र के दिमाग में एक बात तो तय थी, मुझे अपनी पत्नी से आज के आज ही मिलना होगा, के हुक और बाई क्रुक, क्योंकि मैं उसे वापस अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। रुद्र सिंघानिया की पत्नी और बेटा उसी के साथ रहेंगे, डेट इज फाइनल। इतना सोचकर रुद्र वापस सीढ़ियों से नीचे आता है और इस बार बिल्डिंग के पीछे जाकर के एक पतली पाइप के जरिए उसे घर की बालकनी की तरफ चढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे रोशनी करवटें बदल रही होती है। उसके दिमाग में बार बार तन्वी का ख्याल आ रहा होता है। वैसे तो उसने उसकी मदद भी की होती है, लेकिन फिर भी जिस तरह की हालत में तन्वी थी, काफी देर सोचने के बाद उसे वही बात सही लगी जो उसका दिल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आकृति को कोई हक नहीं है किसी और लड़की के साथ वह करने का जो उसने उसके साथ किया था, खास करके तन्वी के साथ। अभी वह इन सब चीजों के बारे में सोच रही होती कि तभी उसे खटपट की आवाज सुनाई देती है। एकदम चाहिए आवाज सुनते ही रोशनी की आंखें तीखी हो जाती है। वह उठ करके अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बालकनी की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि पता नहीं क्यों पर उसे वहीं से किसी के सहयोग हो तो किसी दूसरे के मौजूद होने की उसे आदमी के प्रेजेंस महसूस हो रही होती है। जैसे जैसे वह बाल करने की गेट की तरफ बढ़ रही होती है, उसके दिल की रफ्तार बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या है बालकनी के अंदर जो उसके दिल को इतना मजबूर कर रहा है। चांद की रोशनी में दिख रही परछाई से उसे एक बात तो समझ में आ जाती है कि यह कोई आदमी है। उसे आदमी को कर समझ करके रोशनी उसे घर में मौजूद इकलौता फूलों का गमला उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ती है और वह दरवाजा खोल करके तुरंत अपना हाथ उठाकर उसे आदमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले कि उसका हमला उसे कर पर लगता, वह कर अपना हाथ आगे बढ़ा करके रोशनी का हाथ पकड़ लेता है। अपनी पूरी ताकत से उसे पर हमला करने के कारण हाथ पकड़ने के बाद भी हल्के से धक के वजह से रोशनी उसे आदमी के ऊपर गिर जाती है। उसे आदमी के सीने पर रोशनी का असर होता है। उसके दिल की आवाज इसे साफ साफ सुनाई दे रही होती है। धीरे धीरे उसे आदमी के दिल की गति भी बिल्कुल उसकी दिल की धड़कने की स्पीड से मैच कर रही होती है। रोशनी जैसे ही अपना सर उठाकर उसे आदमी की शक्ल देखती है, बम जब 15 मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए और यह डिसीजन मेरा है। उसे आदमी के सीने पर लेडी रोशनी उसे आदमी की मस्कुलर बॉडी को फुल कर सकती थी। इसके साथ साथ उसे आदमी के दिल की धड़कन उसे एक अजीब सी शांति का एहसास दिला रही थी। लेकिन जैसे ही वह अपने सर उठा करके उसे आदमी की शक्ल देखी है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग में एक विस्फोट हो गया है। विस्फोट, पुरानी यादों का विस्फोट। उसे आदमी के लिए उसके मन में मौजूद प्यार का, जिसे उसने अपने दिल के किसी कोने में दफन रखा था। विस्फोट, उसे नफरत का जो शायद प्यार पर हावी होना चाहती थी। अगर इंसान की नज़रों से देखा जाए तो सिर्फ 2 साल की जुदाई थी, लेकिन उसे 2 साल की जुदाई की कीमत उसे आने वाले 300 सालों तक चुकानी पड़ी थी। ऐसे में तो उसे इस आदमी से नफरत करनी चाहिए ना, लेकिन रुद्र के चेहरे को देख करके जो पहली चीज उसका दिल उसे करने को बोल रहा था उसने वही किया। रुद्रा,
इतना कहने के बाद रोशनी रुद्र के सीने से लिपट करके बच्चों की तरह रोने लग रही थी। रोशनी की सिसकने की आवाज और उसके आंसुओं से भगती रुद्र की वह शर्ट, ये सब रुद्र को महसूस हो रहा था। 2 साल, पूरे 2 साल। इन 2 सालों के बीच में जब वह अपनी पत्नी से मिलने आया था तब भी उसने उसे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इन्वाइट किया था। मैं कमरे में बुलाया था, एक रात ही सही, लेकिन उसे वह सब करने की इजाजत दी थी जो एक पति अपनी पत्नी के साथ कर सकता है। इन बीते 2 सालों में उसे पता था, यहाँ न होकर भी उसे पता था कि रोशनी ने एक पत्नी के सारे फर्ज निभाए और उसे इस बात का भी अच्छी तरह से अंदाजा था कि उसने एक पति होने का कोई फर्क नहीं निभाया। लेकिन अब वह आ गया है, अब ऐसा नहीं होगा, अब वह सब कुछ फिर से ठीक कर देगा। पर जो बात रुद्र को पता नहीं थी वह ये थी कि अब रोशनी ने रोना बंद कर दिया था। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थी, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वह तुरंत रुद्रपुर से उठकर बैठ जाती है और अपने चेहरे को घूम करके रुद्र की तरफ फिट करके खड़ी हो जाती है, अपने हाथों को उठा करके अपने आंसू पूछते हुए। वह बस वही रहती है जो उसे सही लगता है। आप यहाँ क्यों आए हैं? और अगर आए हैं तो क्या डिवोर्स पेपर साथ लेकर आए हैं? जमीन पर लेट रुद्र रोशनी के उठते ही उठकर बैठ जाता है। वह रोशनी की हरकतें देख रहा होता है, किस तरह से रोशनी खुद को उससे दूर कर रही थी, और जब वह रोशनी के मुंह से डिवोर्स पेपर सुनता है तब रुद्र के दिल में जल रही वह छोटी सी किरण, उसकी होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एकदम गायब हो जाती है। रुद्र तुरंत वापस अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की पॉकेट में डालते हुए कहता है, शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी पर डिवोर्स मेरी मर्जी से होगा। रोशनी। रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनकर के एक पल के लिए रोशनी अपनी आंखें बंद करके बस उसे मूवमेंट में जीना चाहती थी। सच में वह इतनी पागल थी कि अपने दिल में मौजूद रुद्र के प्यार को उसने काम समझा और यह माँ बैठी कि समय के साथ वह रुद्र को भुला देगी। लेकिन जब 300 साल तक दूर रहने के बाद भी वह रुद्र को नहीं भूल पाए है तो फिर आगे क्या ही कर लेगी। उसे अभी इन सब चीजों में फंसा नहीं है, उसे अपना बदला लेना है, आकृति को उसके किए की सजा देनी है, इसलिए उसे कठोर बनना पड़ेगा। अपने साथ हुए हर गलत चीज को याद करके कठोर बनना पड़ेगा। रोशनी पलट करके रुद्र के सामने अगर खड़ी होती है और उसकी भूरी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द अपने दांत पीस पीस कर कहती है, और आप डिसाइड करने वाले होते कौन हैं? आज तक मेरी जिंदगी आपके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। 2 साल की शादी में मुश्किल से 2 दिन हम लोग एक साथ रहे हैं, बस लीगली हम एक डिवोर्स्ड कपल के ही बराबर है। रोशनी की गहरी नीली आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी एक एक बात रुद्र को कांटों की तरह चुभ रही थी। एक तरह से यह उसके लिए एक चैलेंज भी था। रुद्र की आदत हर चीज में हमेशा जीतने की थी, हारने की नहीं, खास करके अपनी पत्नी को। रुद्र रोशनी के कंधों को कसकर पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखते हुए एक ही बात कहता है, मैं डिसाइड करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे बच्चे का बाप है, और इसके साथ बीते 10 सालों तक जिस आदमी के रह रही हो, 8 साल की उम्र से जिसके आगे पीछे घूम रही हो, कॉलेज के वक्त अकेले हॉस्टल में ना रहने का फैसला करके जिसके अपार्टमेंट में उसके साथ तुम रहती थी, वही आदमी हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रुद्र के हाथ ईशा के कंधों से होते हुए उसकी गर्दन उसके चेहरे पर चलने लगते हैं और वह फिर ईशा के कानों के पास आकर बड़े ही आराम से पर कठोर आवाज में कहता है, और वैसे भी एक मामूली सा डिवोर्स रुकवाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए मुझसे दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ सकता है। रुद्र के मुंह से ईशान का नाम सुनकर ईशा की आंखें चौड़ी हो जाती है और वह उसे घूमते हुए देखते हैं, और वह जैसे ही उसे कुछ बोलने वाली होती है, कितनी देर में पूरे घर की सारी लिए अपने आप जल जाती है और तेज तेज चलते हुए वहां पर ईशान आ जाता है। कहाँ पर है कर इस चोर की, तो आज मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। मेरे घर पर डाका डालने आया है, इसकी तो मैं लंका लगाऊंगा। इतना कहकर ईशान झाड़ू के साथ बालकनी में आ जाता है। उसके पीछे पीछे अपनी आंखें मिलती हुई मीरा भी आ जाती है। वह अभी आधी नींद में ही होती है, लेकिन वह जैसे ही रोशनी के बगल में खड़े इंसान को देखते हैं उसकी नींद गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक कर कर चिल्ला रहे ईशान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपना झाड़ू अपने हाथ में लिए रुद्र के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए अपने बगल में खड़ी अपनी पत्नी से पूछता है, मेरा मैं सपने में भी उसे पत्थर की मूर्त को देख रहा हूँ, वह देखो। और तो और मेरे सपने में तुम भी हो, कह दो कि यह सच नहीं है, कहीं वह चट्टान सिंह यहाँ पर लेकिन इससे पहले कि ईशान आगे कुछ बोल पता मीरा उसके पैरों पर अपना पैर रख देती है, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा होता है कि किस तरह से पत्थर की मूर्त और चट्टान सिंह नाम सुनने के बाद रुद्र के चेहरे का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वैसे भी गुफा में रहकर शेर से पंगा नहीं लेते, और ये तो दिल्ली है, यहाँ पर रहकर रुद्र सिंघानिया से पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वह रिश्ते में कोई भी क्यों ना हो। लेकिन चोट लगने के बाद भी दर्द का इशारा ईशान समझ नहीं पाता है और अपना पर मीरा के पैरों के नीचे से हटाते हुए कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये सपना नहीं सच है। तू जहाँ पर मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है?
इतना कहकर ईशान अपने पैर पटकते हुए दूत के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एक समय पर जो दोनों नौजवान थे जिन्होंने सर दिल्ली शहर अपनी कदमों के नीचे रखा था, जिनमें से एक आज फकीर था तो दूसरा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, वह दोनों एक बार फिर आमने सामने होते हैं, लेकिन उन दोनों की परिस्थितियों बिल्कुल अलग होती है। मीरा अपना सिर पर हाथ पटकते हुए सोचती है, अब तो पक्का तीसरा महायुद्ध शुरू